हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास कर्मभूमि भाग 4। अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वह बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियाँ शेष थीं। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना सब भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर दैवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता रहता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयाँ रख देती। उसे इनकार न करते बनता। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही हैं, कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती हैं, तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती है। वह कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहाँ उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जोहती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वह वहीं करता। इस मात्र स्नेह से उसे तृप्ति ही नहीं होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्रायः दिन भर रेणुका ही के यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपाणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें उसे 10-20 रुपये जरूर दे देती। उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5 ही 6 महीने में वह विलासिता का द्रोही, वह सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईसजादा बन बैठा। रईसजादों के भावों और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निर्द्वंद और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपये हमेशा पड़े रहते। खुद खाता, मित्रों को खिलाता और एक ही जगह 2 खर्चे करता। वह अध्ययनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज़्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया। वहाँ उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी, अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गई। दैनिक समाचार और सामाजिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उससे पढ़वा कर सुनती थी। दैनिक सामाजिक पत्रों को पढ़ने से अमरकांत के राजनैतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनित देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थी, उसने उसे सहानुभूति हो गई। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज की कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उनके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान न लगा किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वह जो 4-5 घर मल्लाहों के थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं। मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बखारें भरी होंगी, लेकिन यहाँ तो किसी घर में अनाज के मटके तक न थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बखारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज़्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इस गांव में एक भी ऐसा किसान न मिला और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूमते हैं। मैं कहता हूँ, उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चट्टे रूपवान आदमी थे।
वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नज़र में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थी और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय, सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनैतिक आंदोलन में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से। खुले मैदान में न जा आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और 1 पैसे की भी दवा न ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा लिया, बैल का बिकवा लिया। ऐसे अन्यायी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चिथड़े तक न थे। उनकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग के अंधेरा कर दिया था। सड़क के दाहिने बाएं नीचे ऊख, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर 2 एक मंजर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दबके हुए दिखाई दिए। सब के सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कानाफूसियां कर रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर 2 गोरे सैनिक हाथ में बेत लिए खड़े खड़े थे। छात्र मंडली को कुतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है, तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चित्कार सुनाई पड़ा। छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ, नहीं हम ठोकर मारेंगे। इतने उसके मुंह से निकला था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपककर उसके मुंह पर घूंसा मारा। सैनिक के मुंह पर घूंसा पड़ा, तिलमिला उठा, पर था घूंसेबाजी में मजा हुआ। घूंसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपने हॉकी स्टैंड उस गोरे के सिर पर जमाई। वह चौधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर वह इन दोनों युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। 1 के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधे को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभलकर उस पर लपके ही थे कि उसने स्विल्वर निकाल कर दाग दिया। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर को संभालने लगे। यह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे। सबके प्राण नहीं में समाये हुए थे। मंजूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनके खून में भी जोश आया। भय की बात साहस भी संक्रमण होती है। सब के सब अपनी लड़कियां संभालकर गोरे पर दौड़े। गोरे ने रिवाल्वर दागी, पर निशाना खाली गया। इसके पहले कि वह तीसरी गोली चलाए, उस पर डंडों की वर्षा होने लगी और एक क्षण में वह भी आहत होकर गिर पड़ा। खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर की जांघ में थी। सभी छात्र तत्काल धर्म जाते थे। घाव का खून बंद किया और पट्टी बांध दी। उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छुपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नज़रों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसके जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष
होगा। उसकी तो चीज गई, वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे। सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है। सलीम एक क्षण तक युक्ति खेत से निकली और मुंह छुपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नज़रों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था। सलीम एक क्षण तक युक्ति की ओर देखता रहा, फिर स्टैंड संभालकर उस तीनों को पीटने लगा। ऐसा जाना पड़ता था कि उन्मत्त हो गई है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम, इससे क्या फ़ायदा। यह इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा न छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी ज़रूरत न हो। फिर मंजूरों की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ न हो सका। तुमने इतनी गैरत भी नहीं, अपने बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते। समझते होंगे कौन हमारी बहू बेटी है। इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माएँ हैं सब तुम्हारी माएँ हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे। क्यों सब के सब, क्यों, क्या यही छोड़ जाओगे। सलीम ने मस्तक सिकोड़कर कहा, हम उनको लाद कर ले जाने की जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा तो जी चाहता है उसे खोद कर दफन कर दूं। आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ। तीनों गोरे भी गाड़ी पर लादे गए और गाड़ी चली। सब के सब मंजूर अपराधियों की भांति सिर झुकाए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला। इन लोगों ने गोरों को तो वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर घर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया है और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले। किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी। वह मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इन टके की सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई। वह गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नत श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इनका इतना साहस कैसे हुआ। इसलिए कि भारत पराधीन है। यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है। वह जो अनर्थ चाहे करें, कोई चू नहीं कर सकता। यह आतंक दूर करना होगा। इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बनाने लगा, जिनमें यौवन का उन्माद या था, लड़कपन की उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहक। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। 3 सैनिकों पर क्या बीती नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वह ताने पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों को कुशल पूछना था। मालूम हुआ कि वह तीनों भी कई कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज़्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की। केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज़्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो उस संस्था में कोई उसकी बराबरी न कर सकता था।
एक बार एक आम जलसे में वह ऐसे उद्दंडता से बोला कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली। लालाजी ने वहां से लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ न कहा, सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ दिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है वह खूब समझते थे। अमर बेटे से वह स्नेह करने लगे थे। हर महीने पढ़ाई का खर्च देने पड़ता था, तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। काम में लगाना चाहते थे और उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्चा न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने या उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपए उधार ले लिया करते। अमरकांत न मांगता न वह देते। सुखदा का प्रसवकाल समीप आ जाता था। उसका प्रसव काल समीप आता जाता था। उसका मुख पीला पड़ गया था। भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वह तरह तरह के दुख स्वप्न देखती रहती थी। इससे चिंतित और भी संकुचित रहता था। रेणुका ने जन्म संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगा दी थी। इन्हीं पढ़कर वह और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना से चित्त में एक गर्वमय उल्लास होता था, पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था। न जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वह जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तुम मुझे थोड़ी सी सखियां क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाए, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मत्त करती थी, पर मातृत्व के भार से लदी हुई यह पीले मुख वाली रोगड़ी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वह उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केसों और सूखे हाथों से खेला करता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वह है। इसलिए इस भार से वह शाह बनाने के लिए वह सुखदा का मुँह जोहता रहता था। सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वह एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था, उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंतित था। न जाने क्या होगा। घबराकर भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों करती हो सुखदा? मुझे गलती हुई हो तो बता दो। सुखदा लेटी हुई थी, ताकि तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, तुम आम जलसों से कड़ी कड़ी स्पीच देते फिरते हो। इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो? दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए कराए को धूल में मिलाने के तुले बैठे हो। मैं तो आप ही अपने जान से मर रही हूँ, उस पर तुम्हारी यह चाल और भी मार डालती है। महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए, उधर से छुट्टी मिली तो यह पछड़ा ले बैठे। क्यों तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता? तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चाहो जाओ? तुम्हारे पाँव में बेड़ियां हैं, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अमरकांत ने अपनी सफाई दी, मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कड़ी कहीं जा सके। तो दादा झूठ बोल कहते हैं? इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूं। हाँ, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे, तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा, अच्छी बात है, आज से अपना मुंह सील लूंगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना। सुखदा ने नर्म होकर बोली, तुम नाराज होकर तो यह प्रण नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर काँपती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें। हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियाँ हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग, लेकिन आगे पीछे तो देखना होता है। देश के साथ हमारा जो धर्म है वह और प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ। पिता के दुखी और संतान के निस्सहाय देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। जिस शिशु को मैं अपने हृदय रक्त पिला पिलाकर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे सहारे स्नेह और वात्सल्य और निष्ठा का ये
मैं एकमात्र उसी के अधिकारी देखना चाहती हूँ। अमरकांत सिर झुकाए यह उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्म लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खींच गया। वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उस एक पल का पीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती हैं बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगे या भला मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी। हाँ, उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल लगी भी अपने स्ववश को नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, कही है। जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसे खबर लेती हैं। मैं आज जाऊँगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूँगी। मुआफ़ कीजिए, वहाँ मुझे और भी लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूँ तुम्हें पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें पड़े। यह क्यों? मैं तो चाहती हूँ तुम्हें पड़े तो मैं उसे और ज़्यादा चाहूँगी। अच्छा, उस स्त्री को कुछ खबर मिली जिसे गोरे ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। अमरकांत ने झेपते हुए कहा, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर न हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी, और होगी तो मैं अपने पास रख लूँगी। अमरकांत श्रद्धापूर्वक नेत्र से सुखदा को देखा। इसके हृदय में इतना दया, कितनी सेवा भाव, कितनी निर्भरता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें उससे जरा भी घृणा न होगी? सुखदा ने सुकचाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ न कहूँ तो असत्य होगी अवश्य, पर संस्कारों के मिटना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा, सुखदा निर्मल नारीत्व की ज्योति में नहा उठी है। उसका देवित्व उसे प्रस्फुट होकर उससे आलिंगित कर रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसके आगे के उपन्यास सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।